हाँ जी बेटा, नेक्स्ट चैप्टर इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या आता है हमारे पास, नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, और ये किसके बारे में बताता है, टेल्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट। जब हम कोई सोल्यूट ऐड करते हैं बिटवीन टू इममिसिबल सॉल्वेंट्स के बीच में। ठीक है, इममिसिबल सॉल्वेंट्स जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, ठीक है, डिजॉल्व नहीं होते। ठीक है, सो व्हाट डज इट सेज, इट सेज कि अगर हमने दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स ले लिए, सॉल्वेंट ए एंड सॉल्वेंट बी, ठीक है, एज दीज बोथ सॉल्वेंट्स आर इमिसिबल विद ईच अदर। ठीक है, इमिसिबल है तो जो भी हम बीकर लेंगे या जिसमें भी ये दो सॉल्वेंट्स लेंगे तो वहाँ पे टू लेयर्स बन जाएंगी, वन इज ऑफ सॉल्वेंट ए एंड अदर इज ऑफ सॉल्वेंट बी। ठीक है, नाउ व्हाट डज ही से कि अगर हम अब इसमें कोई सोल्यूट एक्स ऐड कर रहे हैं, उस एक्स सोल्यूट ने क्या करना है, अपने आप को इन दोनों इममिसिबल सॉल्वेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स कि कुछ अमाउंट उसकी सॉल्वेंट ए में जाएगी और कुछ अमाउंट सॉल्वेंट बी में जाएगी। ठीक है, और यही नर्नेस्ट ने कहा है कि ऑलवेज ये जो रेशो होगी कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन सॉल्वेंट ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन सॉल्वेंट बी, इट वुड बी कांस्टेंट। ठीक है, तो यही कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट ए ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन सॉल्वेंट बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, लाइक अगर ये एक बार ये रेशो हमने सोल्यूट डाला, ये रेशो कितनी आ गई, 8/4 आ गई, C1/C2 8/4 कितना आ गया, 2। हो सकता है सेकेंड टाइम वो कितनी आएगी, 4/2। ठीक है, मतलब जितनी भी आप सोल्यूट की अमाउंट ऐड करोगे वो सेम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और ये जो K है इसको हम कांस्टेंट वैल्यू जो आती है दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के बीच में सोल्यूट की, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग पार्टीशन कोफिशिएंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट, कि जो हमने सॉल्यूट ऐड किया उसका नेचर क्या है। नेचर मीन्स कि वो पॉलर है या नॉन पॉलर है। ठीक है, अगर वो पॉलर है, इन दोनों सॉल्वेंट्स में से भी कोई पॉलर है तो ऑब्वियसली वो उसमें ज़्यादा डिसॉल्व होगा, C1 की वैल्यू मोर होगी एज कंपेयर टू C2। ठीक है, एंड सो ऑन, कि अगर सोल्यूट नॉन पोलर है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ लिक्विड पेयर। ये भी सेम चीज़ है कि डिपेंड कर रहा है, अगर मान लो सोल्यूट पोलर है, ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट ए एंड बी दोनों क्या है, नॉन पोलर, तो एक्स की कंसंट्रेशन इन दोनों में लेस होगी, मतलब C1 एंड C2 वुड बी हैव लेस वैल्यूज। ठीक है, तो दैट्स अबाउट द नेचर ऑफ लिक्विड पेयर। ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा क्या करता है, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, टेम्परेचर मिसिबिलिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, टेम्परेचर सोल्यूट पार्टिकल्स को मूव करने में हेल्प करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, वो दोनों सॉल्वेंट्स में मूव कर पाएगा, मतलब K की वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, ओके। So next is conditions for validity of distribution law और द लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। लिमिटेशंस क्यों बोलते, क्योंकि अगर यही कंडीशंस होंगी तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले जब हमने सॉल्यूट की एडिशन करनी है दोनों सॉल्वेंट्स में, तो उस टाइम जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए जब तक हम उसकी वैल्यूज़ मेज़र करते हैं, C1 एंड C2 को मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, और टू सॉल्वेंट्स क्या होने चाहिए, कंप्लीटली इमिसिबल, ये नहीं कि टू लेयर्स ही फॉर्म्ड ना हो तो उसमें सोल्यूट हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि कितना डिसॉल्व हुआ। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एडिशन ऑफ सोल्यूट करने से वो दोनों सॉल्वेंट्स क्या बन जाएं, मिसिबल। सॉल्वेंट्स शुड ऑलवेज बी इमिसिबल इन नेचर। सॉल्यूशंस शुड बी डाइल्यूट, और डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब सिर्फ यही सॉल्यूट की कंसंट्रेशन उसमें होनी चाहिए सो दैट वी कैन ईजिली मेजर इट। ठीक है, और मॉलिक्यूलर स्टेट है जो सॉल्यूट की वो सेम होनी चाहिए इन बोथ द सॉल्वेंट्स, मीन्स टू से
कि ये नहीं कि सॉल्वेंट में एंटर करने के बाद सॉल्यूट की एसोसिएशन हो जाए या डिसएसोसिएशन हो जाए। तो ये हम आगे पढ़ेंगे दोनों केसेस कि अगर इन केस एसोसिएशन हो जाती है सॉल्यूट की या डिसएसोसिएशन हो जाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो चेंज हो जाता है, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो नेक्स्ट आज हम इतना ही टॉपिक करेंगे, न्यूमेरिकल्स बता रही हूँ आपको, आप ये न्यूमेरिकल्स भी आज ट्राई करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सॉल्व्ड भी अनसॉल्व्ड भी, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो व्हाट ही इज सेइंग, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन बिटवीन कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। मीन्स टू से आपको स्टेटमेंट से पता चलना चाहिए कि दिस इज द न्यूमेरिकल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि उसने आयोडीन का डिस्ट्रीब्यूट किया, दो लिक्विड्स ले लिए, इमिसिबल है, ठीक है, उसमें आयोडीन डाल दिया, आयोडीन इज सॉल्यूट, ठीक है। देन C1 फाइंड आउट की उसने, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सेकेंड लिक्विड, ठीक है। C1 C2 की वैल्यूज दी हैं, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ आयोडीन, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट मीन्स K हमने फाइंड आउट करना है एंड K इज इक्वल्स टू C1 ओवर C2, ठीक है। तो C1 ओवर C2 ध्यान रखना है, ऑलवेज जिस केस में अगर C1 ऊपर वाली वैल्यूज को लिया तो ऑलवेज ऊपर वाली वैल्यूज ही लेंगे, ठीक है। What would be predicted regarding the molecular state of iodine in these solvents? अगर तो K की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, कांस्टेंट, नियरली कांस्टेंट, ठीक है, थोड़ी बहुत ही वेरी हो जाती है, एक्सपेरिमेंटल एरर आ जाता है इन कंसंट्रेशंस को मेजर करते टाइम। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर तो वैल्यूज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रही हैं, इट मीन्स कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो कर रहा है ये सॉल्यूशन, और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो कर रहा है तो उसकी कंडीशन क्या कंडीशन थी कि सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर स्टेट क्या है, सेम, ठीक है, मतलब वो नॉर्मल स्टेट में प्रेजेंट है इन बोथ द सॉल्वेंट्स, ना उसकी एसोसिएशन हुई है और ना ही डिसएसोसिएशन, ठीक है। Next one, we would try one more. 10 gram iodine is allowed to distribute between water and carbon tetrachloride. Again उसने दो immiscible liquids ले लिए, water and carbon tetrachloride. उसमें solute distribute किया 10 gram, ठीक है। If the partition coefficient is 85 in favor of carbon tetrachloride, find the ratio between volume such that 5 gram of iodine present in aqueous layer. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फॉर्मूला, ठीक है, हमने सबसे पहले लेट कर लिया कि वाटर कितना है हमारे पास, x लीटर, वाटर x लीटर है तो उसमें आयोडीन कितना प्रेजेंट है, 5 ग्राम्स, और कंसंट्रेशन किस में होती है, मोल पर लीटर या ग्राम पर लीटर, तो कंसंट्रेशन कितना आ गया, 5/x, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हमें कंसंट्रेशन चाहिए। सिमिलरली सेकेंड लेयर का वॉल्यूम ले लिया y लीटर्स, पूरा ओवरऑल 10 ग्राम आयोडीन है, अगर 5 ग्राम एक्वस लेयर वाटर में प्रेजेंट है तो 5 किस में प्रेजेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो इसकी भी हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ली 5 ग्राम पर लीटर। पार्टीशन कॉफिशिएंट कैसे निकालना है, C1 ओवर C2, और ये उसने दिया 85 इन फेवर ऑफ CCl4, मतलब ये वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन CCl4, तो ऑलवेज इसमें ऊपर कौन सी वैल्यू रखनी है, CCl4 की, डिनोमिनेटर में वाटर की, ठीक है। सो 5/y डिवाइडेड बाय 5/x इक्वल टू 85, ठीक है। तो हमने रेशो फाइंड आउट करनी थी बिटवीन वाटर एंड CCl4, वाटर को हमने x माना तो इसको आंसर देंगे इन टर्म्स ऑफ x/y, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। तो बाकी के भी सारे सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स एज वेल अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स आप ज़रूर ट्राई करो, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हैं, पेपर में आ जाते हैं। इसका 4th न्यूमेरिकल भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और एक जो मैंने अभी आपको करवाया, ठीक है। तो ये सारी प्रैक्टिस करो, इन केस कोई नहीं सॉल्व हो रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बाद में, ओके।